आज का विषय है भारतीय संविदा अधिनियम 1872। अब ये नाम सुनते ही शायद दिमाग में अदालत, भारी भरकम किताबें और जटिल कानूनी भाषा घूमने लगती है। बिल्कुल। लेकिन अगर हम कहें कि ये कानून हर रोज हमारे साथ चलता है, हाँ, ये सच है। जब हम ऑनलाइन कुछ खरीदते हैं, नौकरी का कोई ऑफर स्वीकार करते हैं या मकान मालिक से अग्रीमेंट करते हैं, तो हम सब इसी दुनिया का हिस्सा होते हैं। बिल्कुल सही कहा। ये कोई डरावना कानूनी दस्तावेज नहीं है, बल्कि ये भरोसे की भाषा है जिसे कानून ने एक ढांचा दिया है। तो आज हम एक साधारण से वादे की यात्रा पर चलेंगे। देखेंगे कि वो कैसे एक विचार से जन्म लेता है, किन पड़ावों को पार करके एक मजबूत कानूनी संविदा बनता है, और जब कोई उसे तोड़ने की कोशिश करता है तो कानून का सुरक्षा कवच उसे कैसे बचाता है। हमारा मकसद यही है कि इस कानूनी भाषा को डिकोड करें, इसे सरल बनाएं, क्योंकि ये समझना कि एक वादा कब सिर्फ वादा न रहकर एक कानूनी जिम्मेदारी बन जाता है, आज के दौर में सबके लिए जरूरी है। हाँ, और ये देखना भी दिलचस्प है कि 1872 में बना ये कानून आज भी हमारे डिजिटल युग में उतना ही प्रासंगिक कैसे है। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल, एक संविदा या कॉन्ट्रैक्ट आखिर है क्या? इन सोर्सेस को पढ़ते हुए जो पहली बात उभर कर आती है वो ये है कि हर समझौता संविदा नहीं होता। नहीं होता। मैं अपने दोस्त से कहूं कि चलो कल फिल्म देखने चलेंगे और वो हाँ कह दे, हाँ। ये भी एक समझौता है। लेकिन अगर मैं नहीं गई तो वो मुझ पर केस तो नहीं कर सकता। हाँ हाँ, बिल्कुल नहीं। तो वो कौन सी लक्ष्मण रेखा है जिसे पार करके एक आम वादा कानूनी रूप से बाध्यकारी बन जाता है? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। यही सबसे महत्वपूर्ण फर्क है। वो लक्ष्मण रेखा है कानून द्वारा लागू किए जाने की नियत। जी। दोस्तों के बीच फिल्म देखने का वादा एक सामाजिक समझौता है। वहां इरादा कानूनी रिश्ता बनाने का नहीं होता। अच्छा। लेकिन जब आप एक दुकानदार को फोन के लिए पैसे देते हैं तो दोनों पक्षों का इरादा साफ होता है कि अगर कोई भी मुकरा तो कानून का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। ठीक है, तो ये नियत या इरादा ही सब कुछ है? सब कुछ है। तो अगर इरादा पक्का है तो एक समझौते को संविदा बनने के लिए किन मसालों की जरूरत पड़ती है? इन दस्तावेजों में 5 मुख्य तत्वों का जिक्र है: प्रस्ताव, स्वीकार, प्रतिफल, क्षमता और स्वतंत्र सहमति। ये किसी भी वैध संविदा की रेसिपी के 5 मुख्य इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। हाँ, और इन 5 का सही मात्रा में होना अनिवार्य है। यहीं पर धारा 10 का महत्व सामने आता है। अच्छा। आप धारा 10 को एक तरह से क्वालिटी कंट्रोल चेकलिस्ट समझ सकते हैं। अगर आपका समझौता इस चेकलिस्ट के सारे बॉक्स टिक नहीं करता तो कानून की नजर में वो एक वैध संविदा की मोहर पाने के लायक ही नहीं है। तो सबसे पहले आते हैं प्रस्ताव और स्वीकार। जी। एक व्यक्ति प्रस्ताव रखता है और दूसरा बिना किसी शर्त के उसे हूबहू स्वीकार कर लेता है। यहीं से बात आगे बढ़ती है। और इसके बाद आता है प्रतिफल या कंसिडरेशन। जी। इसे कुछ के बदले कुछ कहा जाता है। जैसे अगर मैं अपनी कार बेच रही हूं तो मुझे पैसे मिलते हैं और खरीदने वाले को कार। बिल्कुल। लेकिन यह सिर्फ पैसों या चीजों के बारे में नहीं है ना? इसका मतलब शायद इससे ज्यादा गहरा है। बहुत गहरा। प्रतिफल का असली मतलब यह है कि कानून सिर्फ उन्हीं वादों को गंभीरता से लेता है जिनमें दोनों पक्षों ने कुछ दांव पर लगाया हो। अच्छा। चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। ये एक तरह से वादे की गंभीरता को मापने का पैमाना है। अगर मैं आपको तोहफे में अपनी गाड़ी देने का वादा करूं और बाद में मुकर जाऊं तो आप मुझ पर केस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपकी तरफ से कोई प्रतिफल नहीं था। ये एक तरफा वादा था। अच्छा। कानून कहता है कि जब दोनों पक्षों का कुछ लगता है तभी वो वादा एक गंभीर व्यावसायिक लेनदेन बनता है। ये तो बहुत ही दिलचस्प पॉइंट है। तो प्रतिफल वादे को एक तोहफे से ज्यादा मजबूत बनाता है। बिल्कुल। बाकी 2 तत्व हैं क्षमता और स्वतंत्र सहमति। क्षमता तो सीधी बात लगती है कि जो लोग समझौता कर रहे हैं वे दिमागी रूप से स्वस्थ हों, वयस्क हों। जी, और कानूनन कोई डील करने के अयोग्य ना हो। हाँ, लेकिन स्वतंत्र सहमति वाला हिस्सा मुझे हमेशा आकर्षित करता है। सुनने में बहुत सीधा लगता है अपनी मर्जी से हाँ कहना, लेकिन धारा 14 तो 5 अलग-अलग तरीकों का जिक्र करती है जिनसे ये सहमति स्वतंत्र नहीं रहती। और यहीं पर कानून मनोविज्ञान के क्षेत्र में उतरता है। धारा 14 कहती है कि सहमति तब तक स्वतंत्र नहीं है जब तक वो जोर जबरदस्ती, अनुचित प्रभाव, धोखाधड़ी, गलत बयानी या गलती से ना ली गई हो। किसी की कनपटी पर बंदूक रख के साइन करवाना तो जोर जबरदस्ती का सीधा मामला है। हाँ, वो तो है। लेकिन अनुचित प्रभाव इससे ज्यादा सूक्ष्म है, ज्यादा सटल है। हाँ, यही मैं पूछना चाहती थी।
अनुचित प्रभाव और जोर जबरदस्ती में क्या बारीक सा फर्क है? देखिए, कई बार परिवार में भी तो भावनात्मक दबाव होता है, जैसे कोई बुजुर्ग अपनी जायदाद किसी एक रिश्तेदार के नाम कर दे जो उनकी देखभाल कर रहा हो। क्या वो भी इसमें शामिल हो सकता है? बिल्कुल, यही वो बारीक फर्क है। जोर जबरदस्ती में शारीरिक धमकी या गैर कानूनी दबाव होता है। ठीक है। अनुचित प्रभाव में एक व्यक्ति अपनी प्रभावशाली स्थिति का फायदा उठाकर दूसरे की इच्छा को प्रभावित करता है, जैसे डॉक्टर मरीज, गुरु शिष्य, या जैसा आपने कहा, एक बुजुर्ग व्यक्ति और उसकी देखभाल करने वाले रिश्तेदार का रिश्ता। अच्छा। अगर ये साबित हो जाए कि उस रिश्तेदार ने अपनी स्थिति का गलत फायदा उठाकर जायदाद अपने नाम करवाई, तो उस सहमति को स्वतंत्र नहीं माना जाएगा। ओह। कानून ये सुनिश्चित करता है कि कोई भी अपने भरोसे की स्थिति का दुरुपयोग न कर पाए। वाह, तो ये एक आदर्श संविदा की तस्वीर हुई जहां सब कुछ नियम के हिसाब से होता है। जी, प्रस्ताव, स्वीकार, प्रतिफल, क्षमता और पूरी तरह से स्वतंत्र सहमति। लेकिन असल जिंदगी में तो चीजें हमेशा इतनी सीधी नहीं होती। क्या होता है जब कोई समझौता जन्म से ही फ्लॉड हो, बिल्कुल, या उसे बनाने में ही कोई खोट रह गया हो? यहीं पर शून्य और शून्य करने योग्य संविधाओं की बात आती है ना? हाँ, और इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। क्या अंतर है? शून्य संविदा यानी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वो है जो कानून की नजर में पैदा ही नहीं हुई, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। मतलब शुरू से ही जीरो। शुरू से ही जीरो। जैसे किसी गैर कानूनी काम को करने का समझौता, मान लीजिए ड्रग्स खरीदने बेचने का। हाँ। ये शुरू से ही शून्य है। आप इसे लागू करवाने के लिए अदालत जा ही नहीं सकते। और शून्य करने योग्य संविदा या वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, ये शब्द थोड़ा घुमावदार है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली अवधारणा है। कैसे? शून्य करने योग्य संविदा वो है जो एक पक्ष के लिए तो पूरी तरह वैध है, लेकिन दूसरे पक्ष के पास उसे रद्द करने का एक ऑप्शन या विकल्प होता है। अच्छा। ये सीधा स्वतंत्र सहमति वाले मुद्दे से जुड़ता है। अगर किसी से जोर जबरदस्ती, धोखाधड़ी या अनुचित प्रभाव से सहमति ली गई है, तो जिस व्यक्ति के साथ ऐसा हुआ है, कानून उसे एक शक्ति देता है। क्या शक्ति? वो चाहे तो समझौते को जारी रख सकता है या फिर अदालत जाकर उसे रद्द करवा सकता है। जब आपने ये उदाहरण दिया तो मेरे मन में तुरंत वो फिल्में आ गई जहां विलेन किसी की जायदाद के कागजों पर जबरदस्ती साइन करवा लेता है। हाँ, बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि वो साइन पूरी तरह बेकार नहीं है, बल्कि वो पीड़ित को ये अधिकार देते हैं कि वो बाद में उस पूरी डील को ही रद्द कर दे। बिल्कुल। ये तो एक बहुत बड़ा पावर है उस व्यक्ति के हाथ में। हाँ। फैसला उसके हाथ में होता है। जब तक वो इसे रद्द नहीं करता, तब तक ये संविदा बाकी दुनिया के लिए वैध रहती है। समझ गए। यह एक तरह का सुरक्षा कवच है जो यह सुनिश्चित करता है कि अन्याय का शिकार हुए व्यक्ति के पास अपनी किस्मत का फैसला करने का मौका हो। ठीक है, तो अब हम यात्रा के अगले पड़ाव पर पहुंचते हैं। जी। मान लीजिए हमारे पास एक मजबूत वैध संविदा है, सब कुछ परफेक्ट है, दोनों पक्ष अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं और सब खुश। इसे निष्पादन कहते हैं। परफॉर्मेंस। जी। लेकिन क्या होता है जब कोई अपना वादा तोड़ देता है, जब कोई पक्ष अपनी जिम्मेदारी निभाने से मुकर जाता है? यहीं संविदा का उल्लंघन या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात आती है। और एक कानूनी ढांचे का क्या फायदा है अगर उसे तोड़ने पर कोई परिणाम ना हो? सही बात है। जब कोई पक्ष अपने वादे को पूरा करने में विफल रहता है, तो दूसरा पक्ष कानून की शरण में जा सकता है। यहीं पर धारा 73 और धारा 74 का जिक्र आता है, जो हर्जाने यानी मुआवजे से संबंधित हैं। डैमेजेस। जी। कानून का मकसद बदला लेना नहीं, बल्कि नुकसान की भरपाई करना है। हर्जाना यानी मुआवजा। जी। तो धारा 73 कहती है कि वादा तोड़ने वाले को दूसरे पक्ष को हुए नुकसान की भरपाई करनी होगी। जी। ये किस तरह के नुकसान की बात कर रही है? क्या इसमें सिर्फ सीधा आर्थिक नुकसान शामिल है या कुछ और भी? धारा 73 का सिद्धांत बहुत ही सुंदर और तार्किक है। इसका उद्देश्य है पीड़ित पक्ष को आर्थिक रूप से उसी स्थिति में वापस लाना जिसमें वो होता अगर वादा निभाया गया होता। अच्छा, मतलब प्रत्यास्थापना। रेस्टिट्यूशन। बिल्कुल। मान लीजिए एक बेकर को शादी के केक का ऑर्डर मिलता है और वो समय पर डिलीवरी नहीं करता। शादी वाले परिवार को आखिरी मिनट पर भाग दौड़ पर किसी दूसरी जगह से दोगुने दाम पर केक का इंतजाम करना पड़ता है। हाँ, ये तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो पहला बेकर न सिर्फ एडवांस वापस करेगा, बल्कि उस परिवार को जो अतिरिक्त पैसा खर्च करना पड़ा, उसकी भरपाई भी उसे ही करनी होगी। अच्छा। कानून कहता है कि आपकी गलती की वजह से दूसरे को आर्थिक चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। ये तो बहुत तार्किक लगता है, लेकिन धारा 74 का क्या? वो इससे अलग कैसे है? ऐसा लगता है कि वो पहले से ही तय किए गए हर्जाने की बात करती है। हाँ, और ये व्यापारिक दुनिया में बहुत महत्वपूर्ण है। धारा 74 तब काम आती है
जब पार्टियां अनुबंध करते समय ही ये लिख देती हैं कि अगर कोई वादा तोड़ेगा तो उसे हर्जाने के तौर पर एक निश्चित रकम देनी होगी, जिसे परिनिर्धारित नुकसान कहते हैं। लिक्विडेटेड डैमेजेस। जी। लेकिन इसमें एक खतरा भी तो है। क्या हो अगर कोई शक्तिशाली पार्टी अनुबंध में हर्जाने की बहुत बड़ी अनुचित रकम डाल दे? मान लीजिए 10,000 के काम में देरी होने पर 1 लाख का जुर्माना लिख दिया जाए। क्या अदालत तब भी उस रकम को मानने के लिए बाध्य है, या वो देखती है कि जुर्माना असल नुकसान के अनुपात में है या नहीं? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और इसका जवाब है नहीं, अदालत बाध्य नहीं है। अच्छा। धारा 74 कहती है कि अदालत एक उचित मुआवजा दिलवाएगी जो उस लिखी हुई रकम से ज्यादा नहीं हो सकता। मतलब अदालत का विवेक काम करता है यहाँ। बिल्कुल। अगर अदालत को लगता है कि अनुबंध में लिखी रकम असल में हर्जाना नहीं बल्कि एक दंड यानी पेनल्टी है जो डराने के लिए डाली गई है, तो वो उसे कम कर सकती है। सोचिए, एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के अनुबंध में लिखा है कि अगर काम में देरी होती है तो हर दिन के लिए 50,000 का जुर्माना लगेगा। हाँ? अब ये सिर्फ डराने के लिए नहीं होता। अगर एक कंपनी को अपना नया ऑफिस 1 जनवरी को खोलना है और बिल्डर 6 महीने लेट है, तो इस बीच कंपनी को पुरानी जगह का किराया देना पड़ रहा है। न कि बिजनेस के अवसर हाथ से जा रहे हैं। उस नुकसान का हिसाब लगाना लगभग नामुमकिन है। सही बात है। इसीलिए पार्टियां पहले ही एक उचित रकम तय कर लेती हैं ताकि बाद में लंबे विवादों और हिसाब किताब से बचा जा सके। तो संक्षेप में कहें तो भारतीय संविदा अधिनियम सिर्फ समझौते बनाने की रेसिपी बुक नहीं है। नहीं, ये एक पूरा इकोसिस्टम है जो ये भी सुनिश्चित करता है कि अगर कोई उन नियमों को तोड़े तो उसके परिणाम क्या होंगे। जी। ये पूरी व्यवस्था आपसी विश्वास और व्यावसायिक ईमानदारी पर आधारित है, जिसे कानून का सहारा मिला हुआ है। आपने इसे बिल्कुल सही तरीके से समझाया। ये कानून एक ढांचा प्रदान करता है ताकि लोग विश्वास के साथ एक दूसरे के साथ आर्थिक और व्यक्तिगत समझौते कर सकें, ये जानते हुए कि उनके अधिकारों की रक्षा के लिए और विवादों को सुलझाने के लिए एक व्यवस्थित प्रणाली मौजूद है। ये व्यापार और वाणिज्य की रीढ़ है। बिल्कुल। आज की इस चर्चा से ये स्पष्ट है कि संविदा कानून सिर्फ वकीलों या जजों के लिए नहीं है, बल्कि ये हमारे रोजमर्रा के लेन देन की बुनियाद है। हमने एक वादे की पूरी यात्रा देखी, उसके जन्म से लेकर उसके मजबूत होने तक और टूटने पर उसके परिणामों तक। हाँ, और इन स्रोतों ने हमें धारा 10, 14, 73 और 74 जैसे महत्वपूर्ण प्रावधानों की एक झलक दी जो इस पूरे ढांचे के मजबूत स्तंभ है। जी। ये दिखाता है कि कानून कितना व्यवस्थित और तार्किक हो सकता है जब हम उसे समझने की कोशिश करते हैं। इस पूरी बातचीत के बाद एक विचार मन में आता है। बताइए। हमने देखा कि कानून का उद्देश्य हर्जाना दिलवाकर नुकसान की भरपाई करना है, व्यक्ति को वापस उसी आर्थिक स्थिति में लाना है जहां वो होता। जी। लेकिन क्या हमें ये सोचना चाहिए कि कानून का उद्देश्य सिर्फ नुकसान की भरपाई करना है, या फिर ये लोगों को नैतिक रूप से अपने वादे निभाने के लिए भी प्रेरित करता है? बहुत गहरा सवाल है। क्या किसी वादे को तोड़ने की कीमत सिर्फ पैसों में आंकी जा सकती है? विश्वास, प्रतिष्ठा और संबंध का जो नुकसान होता है, कानून उसकी भरपाई कैसे करता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर विचार किया जा सकता है।